हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मनीषा। आज हम प्रैक्टिस सेट 3.4 लर्न करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स कुछ थ्योरेटिकल है, सो हमें वो समझने हैं, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। सो उसके वजह से सबसे पहले हमें क्या करना है, एग्जाम्पल को अच्छे से रीड करना है। जैसे हम एग्जाम्पल को अच्छे से रीड करते हैं तो हमें क्या चीज़ें दी हुई है, कौन सा डेटा प्रोवाइड किया हुआ है, ये हमें पता चलता है। सेकेंड थिंग, जैसे हमें गिवन डेटा पता चलता है तो हम इजीली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू रीड दैट। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, ऑन 1st January 2016 Sanika decides to save 10 rupees, 11 on second day, 12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total saving? सो सानिका जो है, जो स्टूडेंट कह सकते हैं, गर्ल कह सकते हैं हम उसे, उसने क्या डिसाइड किया कि मैं हर रोज़ कुछ अमाउंट सेव करूँगी। जैसे कि फर्स्ट डे है, 1 जनवरी को उसने 10 रुपीज़ सेव किए, 2 जनवरी को 11 रुपीज़, देन 11 रुपीज़, हाँ, और थर्ड डे को 12। मतलब कि हर रोज़ वो एक अमाउंट सेव कर रही है। सो उन्होंने कहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि 31 दिसंबर को सानिका के पास कितने मनी रहेंगे और कितने मनी वो सेव कर पाएंगी, ये हमें पता लगाना है। सो अभी आपको देखना है उन्होंने क्या कहा है। 10, 11, 12 ये जो नंबर्स है, एक्चुअली उन्होंने हमें एपी प्रोवाइड की है। ओके, ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उन्होंने क्या कहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर उसने हर रोज कितने रुपए जमा किए, ये हमें बताने साल में। मतलब कि इनडायरेक्टली हम क्या करें, हर रोज की जो मनी है वो उनकी सम करते जा रहे। मतलब कि मुझे यहाँ पे सम SN वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना है। दो चीज़ें हमें पता चली, इन्हीं का यूज़ करके हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, फिर द गिवन AP इज, द गिवन AP इज, AP कौन सी है, 10, 11, 12 अप टू सॉन। सो यहाँ पे A की वैल्यू है 10, D की वैल्यू है 11 माइनस 10 मतलब कि 1, एंड N इक्वल्स टू 366। अभी N की वैल्यू 366 क्यों लिखी मैंने, N की वैल्यू 366 कैसे आई, एक्चुअली 2016 ये क्या है, लीप ईयर है। सो लीप ईयर है, इसका मतलब एक दिन ज़्यादा है। वैसे तो हमारे साल भर में 365 डेज होते हैं, लेकिन जब भी लीप ईयर ऐसा वर्ड आता है इसका मतलब हमें 360 डेज लेने हैं। ओके, सो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि साल कौन सा पूछा है, वो लीप ईयर है कि नहीं है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो n की वैल्यू हमें 366 मिल चुकी, A है, D है। सो इन वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे हम फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है हमारा, SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। सिंपली मैं ये सारी जो वैल्यूज़ है पुट करती हूँ। n मतलब कि 366 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 10, A की वैल्यू 10 है, N की 366 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई अगेन 1, क्योंकि D की वैल्यू जो है वो 1 है। सो अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ 366, मतलब कि 6 के हाफ 3 एंड 36 मतलब 80, मतलब कि 183। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 183 इन ब्रैकेट 2 10s are 20, सो यहाँ पे 20 प्लस 366 माइनस 1 मतलब कि 365 एंड 365 मल्टीप्लाई 1 मतलब कि अगेन 365। यहाँ पे 183 मल्टीप्लाई 20 प्लस 365 होते हैं 385। अगर मैं 183 को मल्टीप्लाई करती हूँ 385 से, सो मुझे वैल्यू मिलती है 17,455। ये वैल्यू हुई 366 की।
सो एट द एंड ऑफ द ईयर सानिका के पास कितने रुपीज़ सेव होने वाले हैं? 17,455। क्या किया? सिंपली मैंने एक फॉर्मूला यूज़ किया SN का और उसमें मैंने वैल्यू डाल दिए। जैसे मैंने वैल्यू उसमें पुटअप कर दिए तो मुझे फाइनल जो आंसर है वो मिलता है। ओके, सो एट द एंड ऑफ दिस एग्जाम्पल आपको लिखना है सानिका सेव्स द मनी 17,455। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होता है। इसी तरह से हम सेकेंड नंबर का जो एग्जाम्पल है वो भी लर्न करेंगे। ओके, सेकेंड जो है एग्जाम्पल वो मैं रीड करने वाली हूँ। सो आप देखो वहाँ पे अपने बुक में, अ मैन बोरोज 8,000 rupees and agrees to repay with total interest of 1,316 in 12 monthly installment, each installment being less than the preceding one by 40 rupees. Find the amount of the first and last installment. क्या कहा है? एक मैन है, उसने पैसे बोरो किए हैं। कितने रुपीज़ बोरो किए हैं? 8,000 रुपीज़। और उसने वो अग्री भी हुआ कि रिपे करने के लिए, और टोटल इंटरेस्ट है उस पर 1,360, और जो पैसे हैं वो वापस लौटाने हैं 12th मंथ में। ओके, पूरे 12 मंथ का उसे पीरियड मिल चुका है। देन ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस दैन प्रिसाइडिंग वन बाय 40। हर एक जो इंस्टॉलमेंट रहेगा वो पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपीज़ कम रहेगा। लेस दैन कहा है इसके वजह से। देन इसका मतलब -40, जो कॉमन डिफरेंस रहेगा हमारा 40 रहेगा, लेकिन माइनस क्यों? क्योंकि हम लेस दैन जो वर्ड है वो वहाँ पे यूज़ हुआ है और हम कम कर रहे हैं इसकी वजह से। ओके, सो आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी, लेस दैन आया इसका मतलब -40 कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पे लेना है। देन उन्होंने कहा फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है हमें निकालनी है। मतलब कि यहाँ पे S12 और T12 ऐसे दोनों फॉर्मूले यूज़ करने हैं SN और TN के, और वहाँ पे S12 और T12 की वैल्यूज़ हमें निकालनी है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी AP उन्होंने प्रोवाइड नहीं की है। सो AP प्रोवाइड की नहीं है इसका मतलब A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे D की वैल्यू प्रोवाइड की है। कॉमन डिफरेंस वो है -40। ओके, सो इसके बेस पे हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S12 और T12। सो आप देख सकते हो मेरे बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है कि जो पैसे बोरो किए उसकी और जो इंटरेस्ट है उस पर लगने वाला उनकी एडिशन करनी है, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट पता होनी चाहिए जितनी हमें वापस लौटानी है। सो इसके वजह से मैंने क्या कहा, द इंस्टॉलमेंट आर इन AP, अमाउंट रिपेड। हमें अमाउंट कितने दिनों में देनी है वापस? 12 मंथ में। कितनी अमाउंट देनी है? जो हमने बोरो की वह और टोटल इंटरेस्ट। सो दैट्स वाई अमाउंट बोरोड प्लस टोटल इंटरेस्ट, इनकी मैंने एडिशन ली है 8,000 प्लस 1,360। देन ये वैल्यू होने वाली है S12 की, मतलब S12 की वैल्यू जो है वो भी हमें प्रोवाइड की है 9,360। ओके, देन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स n इक्वल्स टू 12, मतलब कि n की वैल्यू कितनी रहने वाली है? 12। ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस दैन द प्रिसाइडिंग वन बाय 40 रुपीज़। सो दैट्स वाई हम कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 40 लेने वाले हैं। सो हमारे पास S12 मतलब कि उसकी वैल्यू है n इक्वल्स टू 12 है, D इक्वल्स टू -40 है। सो सिंपली हम फर्स्ट S12 निकालने वाले हैं, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई D। फॉर्मूला है S12 मतलब की वैल्यू है 9,360 इक्वल्स टू n की वैल्यू है 12/2 इन ब्रैकेट 2a एज इट इज़, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, n मतलब कि 12-1 मल्टीप्लाई -40, क्योंकि d की वैल्यू है -40। देन यहाँ पे 9,360 इक्वल्स टू 6, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 मिलता है, इन ब्रैकेट 2a प्लस 11 मल्टीप्लाई -40। ओके, 9,360 इक्वल्स टू 6 इन ब्रैकेट 2a -440
40, 11 मल्टीप्लाई 40 मतलब कि 440 रुपीज़। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, सो दैट्स वाई 6 मल्टीप्लाई है। अगर मैं उनको लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ तो वो क्या होने वाले हैं, डिवाइड। ओके, सो यहाँ पे 2a माइनस 440। ओके, अगर मैं 6 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे वैल्यू कितनी मिलती है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे निकालते हैं, 6 से डिवाइड करती हूँ मैं 9360। 6 1 जा 6, 9 में से 6 गए 3, 33, 6 5 जा 30, अगेन 3 एंड दिस 6 6 जा 36 एंड ये 0, मतलब कि 1560। ओके, 1516 इक्वल्स टू 2a माइनस 440। अभी 440 माइनस है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ तो क्या होने वाले हैं, प्लस 1516 प्लस 440 इक्वल्स टू 2a। अगर मैं 1560 के एडिशन करती हूँ 440 से तो मुझे वैल्यू मिलती है 2000। ओके, 2000 इक्वल्स टू 2a, 2000 इक्वल्स टू 2a। 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड अगर मैं लेती हूँ तो क्या होने वाले हैं, डिवाइड, a इक्वल्स टू, ओके 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मतलब कि a की वैल्यू मुझे मिलती है 1000। सो यहाँ पे S12 का यूज़ करके मैंने यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। मतलब कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमें देना है और जो उस मैन को देना है एक्चुअली, तो वह रहेगा 1000। ओके, सो यहाँ पे अभी हम T12 निकालते हैं। T12 का फॉर्मूला है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। a मतलब कि 1000 प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 40। 1000 प्लस 11 मल्टीप्लाई माइनस 40, अगेन 1000 माइनस 440। अभी हमें 1000 में से 440 माइनस करने हैं, मतलब कि कितने आने वाले हैं, 1000 माइनस 440। सो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे बचते हैं 9, 0 में से 6, 9 में से 4 गए 5, 560। सो T12 की वैल्यू मुझे मिलती है 516। सो लास्ट जो इंस्टॉलमेंट रहेगा देन उस मैन को देना है वह रहेगा 560। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा 1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा 560। ओके, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल था, सिर्फ आपको कुछ चीज़ें समझनी थी, वो हमने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन की है। मैंने आई होप आपको वो अंडरस्टैंड हो गई है, और आपको कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया है। आपको अभी इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है ताकि आपको ये जो एग्जाम्पल्स है वो अच्छे से याद रहे एग्ज़ाम में। ओके, सो अभी हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल उन्होंने हमें दिया है, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। In the first year, he invested 5,000, second year 7,000, in third year 9,000 and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. So सचिन नाम का एक ये है मैन है, और उसने क्या किया है कि जो नेशनल स्कीम है उसमें उसने कुछ पैसे इन्वेस्टेड किए। जैसे कि फर्स्ट ईयर में उसने 5000 इन्वेस्टेड किए थे, सेकेंड ईयर में 7000, देन थर्ड ईयर में 9000। ऐसे उसने 12 ईयर्स तक सेव किए, इन्वेस्ट किए हैं मनी। सो उन्होंने हमें पूछा है कि 12 ईयर्स में उसने कितने रुपीस और कितने अमाउंट इन्वेस्ट की है वो हमें बताना है। सो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान आई होगी, उन्होंने कहा है कि सचिन ने इन्वेस्ट किए मनी पहले ईयर में 5000, देन 7000, देन 9000। इसका मतलब हमें कि उन्होंने एक जो सीक्वेंस दी है वो एपी है और वो हमें प्रोवाइड की है, और उन्होंने हमें 12 ईयर्स में कितने मनी इन्वेस्ट वो करने वाला है वो पूछा है। इसका मतलब कि हमें एन की वैल्यू भी दी है, सिंपली हमें एस एन का फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी हमें देखना है
यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ सचिन इन्वेस्टेड 'amount in each year $5,000, $7,000, $9,000 अप टू सो ऑन। सो यहाँ पे ए की वैल्यू है 5,000, डी है 7,000 माइनस 5,000, सो कॉमन डिफरेंस मिलता है 2,000 एंड एन इक्वल्स टू 12। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ मैं, एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ओके, सिंपली हम ये वैल्यूज़ है वो पुटअप करने वाले हैं फॉर्मूला में। सो एस 12, ओके, n की वैल्यू 12 है, इसकी वजह से 12 लिखा। 12 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a मतलब कि 5,000 प्लस इन ब्रैकेट n मतलब कि 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी मतलब कि 2,000। ओके, सो हमें ये सॉल्व करना है। अगर मैं 12 को डिवाइड करती हूँ 2 से तो वैल्यू मिलती है 6 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 5,000 मतलब कि 10,000 प्लस 11 मल्टीप्लाई 12 माइनस 1 11 होते मल्टीप्लाई 2,000। ओके, सो 6 in bracket 10,000 plus 22,000. Okay, 11 multiply 2 22 and 30 मतलब कि 20,000। 6 into 10,000 plus 22,000 is 32,000। देन 6 से अगर मैं 32,000 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 1,92,000। सो ये वैल्यू है S12 की, मतलब कि सचिन इन्वेस्टेड अमाउंट इन 12 मंथ इज 1,92,000। ओके, मतलब कि पूरे 12 ईयर्स में सचिन ने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है 1,92,000। और यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। बहुत ही छोटा एग्जाम्पल था और बहुत इजी भी था। ओके, सो अभी हम 4th नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट। देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन सेकेंड रो, 24 सीट्स इन थर्ड रो एंड सो ऑन। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15 रो एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन ऑडिटोरियम। ओके, सो एक ऑडिटोरियम है, मतलब कि ऐसा एक ऑडिटोरियम है और उसमें टोटल ये जो है आड़ी लाइन मतलब कि रोज, जो हॉरिजेंटल लाइन है उससे हम रोज बोलते हैं। ऐसे कितने रोज है 27। और ये जो फर्स्ट रो है इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं 20। देन सेकेंड जो रो है इसमें 22 है, थर्ड रो में 23। और ऐसे जाके हमें उन्होंने पूछा है कि 15th नंबर की जो रो है उसमें कितने सीट होंगे, ये आपको बताना है। मतलब कि हमें फाइंड आउट करना है कि 15 नंबर की जो रो है उसमें कितने नंबर्स ऑफ सीट है वो। देन सेकेंड थिंग कि इस पूरे ऑडिटोरियम में, ये जो पूरा ऑडिटोरियम है इसमें कितने सीट्स है ये भी हमें बताने हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15th नंबर की जो रो है उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स है पहले वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। देन उसके बाद पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने जैसे दिया है कि फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, सेकेंड में 22, देन सॉरी यहाँ पे मैंने 23 लिखा है, एक्चुअली थर्ड रो में 24 है। ओके, नंबर ऑफ सीट्स 24 है, गलती से मैंने 23 लिखा था। मतलब कि हमें यहाँ पे AP दी है 20, 22, 24, ये क्या हुई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और फिर यहाँ से हमें मिलता है A की वैल्यू, देन कॉमन डिफरेंस। देन उन्होंने हमें 15th रो पूछी है, मतलब कि T15। ओके, T15 हमें पूछा है, मतलब कि n इक्वल्स टू 15 भी हमें मिलता है। सो फर्स्ट हमें Tn का फॉर्मूला यूज़ करना है, उसके बाद Sn का, Sn मतलब कि S27 का। ओके, सो यहाँ पे मैं आंसर को स्टार्ट करती हूँ।
the given sequence is an AP. ओके, दी हुई सीक्वेंस क्या है? AP है, 20, 22, 24 अप टू सॉन. A equals to 20, D equals to 22 minus 20 मतलब कि 2. ओके, देन N equals to 15 एंड T15 हमें निकालना है. सो Tn equals to A प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 मल्टीप्लाई D. ये वो फॉर्मूला, इसमें मैं वैल्यू पुटअप करती हूँ. T15 equals to A मतलब कि 20 प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई D मतलब कि 2. ओके, 20 प्लस 15 मतलब कि 14 मल्टीप्लाई 2. देन 20 प्लस 28 मतलब कि 48, क्योंकि 14 2 ज़ा 28 और 28 और 20 की मैं एडिशन करती हूँ तो मुझे वहाँ वैल्यू मिलती है 48. मतलब कि जो 15 नंबर की सीट्स, जो 15 नंबर की रो है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 48. मतलब कि वहाँ पे 48 पीपल बैठ सकते हैं, वहाँ पे जो सीट्स है 48 है. ओके, सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें मिल चुका है. अभी मैं यहाँ पे S27 ही क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि पूरे ऑडिटोरियम में टोटल 27 रो है और 27 रो, हर एक रो में अलग अलग सीट्स है. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जो रो है उसमें 20 सीट्स थे, उसी तरह T15 मतलब कि 15 नंबर की जो रो है उसमें नंबर ऑफ सीट्स है 48. सो ऐसे पूरे ऑडिटोरियम में टोटल कितने सीट्स है यह हमें निकालना है. सो रो है टोटल 27, इसके वजह से हम S27 लेने वाले हैं. ओके, सो अभी ये मैं फ़िलहाल रफ कर लेती हूँ. ये सिर्फ मैंने आपको अंडरस्टैंड होने के लिए यहाँ पे डायग्राम के तौर पे सिखाया था. ओके, अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है. S27 इक्वल्स टू N/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D. वैल्यू डालनी है S27 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई A मतलब कि 20 प्लस इन ब्रैकेट 27 माइनस 1 मल्टीप्लाई D मतलब कि 2. ओके, 27/2 40 प्लस 26 मल्टीप्लाई 2. देन 27/2 40 प्लस 52, 26 2 ज़ा 52 होते हैं, सो 52. देन 27/2 मल्टीप्लाई 40 और 52 कितने होने वाले हैं? 92. 2 1 ज़ा 2 और अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ 92 को, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 मतलब कि 46. और 27 मल्टीप्लाई 46 1242. यस, 27. सो पूरा जो ऑडिटोरियम है उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? 1242. ओके, सो ये रहा हमारा एग्जाम्पल. यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है. 2 क्वेश्चन पूछे थे एक ही एग्जाम्पल में. फर्स्ट क्वेश्चन था कि 15 नंबर के रो में कितने सीट्स है. सेकेंड क्वेश्चन था कि पूरे ऑडिटोरियम में कितने नंबर ऑफ सीट्स है वो भी बताना है. सो हमने सिंपली 2 फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ किए और दोनों का आंसर फाइंड आउट कर लिया है. ओके, सो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 5 है वो लर्न करेंगे. ओके, सो अभी प्रैक्टिस सेट 3.4 में से जो 5th नंबर का एग्जाम्पल है हम वो लर्न करेंगे. सो आई एम गोइंग टू रीड दैट एग्जाम्पल. Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. Okay, all readings were in AP. The sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of temperature of Tuesday and Saturday. Okay, this one is the condition. ये condition है. Then if the temperature of Wednesday was 30 degrees Celsius, then find the temperature of
टेम्परेचर ऑन अदर 5 डेज, मतलब कि वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है उन्होंने दिया है वह है -30°C। ओके, सो रिमेनिंग जो डेज है जैसे कि मंडे ट्यूसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे, इन 5 दिन का हमें टेम्परेचर निकालना है। सो सबसे पहले उन्होंने जो कंडीशन दी है उसी कंडीशन का हमें यूज़ करना है। कंडीशन क्या है? उन्होंने कहा है सम ऑफ मंडे एंड सैटरडे, ये जो टेम्परेचर ये 5 डिग्री से ज़्यादा है, कौन से टेम्परेचर से? ट्यूसडे और सैटरडे से। इस कंडीशन का पर्टिकुलर हमें यूज़ करना है हमारे एग्जाम्पल में। सो सबसे पहले हमें क्या करना है? सपोज करना है टेम्परेचर को और उसे लिखना है एपी के फॉर्म में। सपोज द टेम्परेचर ऑफ कारगिल्स इन डिग्री सेल्सियस। ओके, सो A, A+T, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D, ये क्या है? टेम्परेचर से। सो मंडे से लेके सैटरडे तक, जैसे कि A मतलब कि मंडे, A+D मतलब कि ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे का। ओके, कंडीशन है उन्होंने कहा है मंडे सम करनी है, मंडे और सैटरडे के इससे टेम्परेचर से वो ज़्यादा है, 5°C से ज़्यादा है ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर से। ओके, ये है कंडीशन। सो इस कंडीशन का हमें यूज़ करना है। अभी मंडे मतलब कि क्या है? A प्लस सैटरडे मतलब कि क्या है? A+5D इक्वल्स ट्यूसडे मतलब कि क्या है? A+D प्लस सैटरडे मतलब अगेन A+5D प्लस 5। ओके, सो ये वाला ये और ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा। आप इस सारे कंडीशंस को एक साइड लेके भी कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ का 5D ये जो 5D है ये भी कैंसिल होने वाला है। यहाँ पे 5D है, एक्चुअली मैं लिखना भूल गई थी। देन ये जो A है इस A से कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि 0 और D+5। सो इस 5 को अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड भेजती हूँ तो D = -5। इसका मतलब मुझे कॉमन डिफरेंस जो D है उसकी वैल्यू मिल चुकी है। ओके, सो अभी हमारे पास वेडनेसडे का है दिया हुआ टेम्परेचर कितना है? वेडनेसडे का दिया है -30°C और वेडनेसडे मतलब कि क्या है? A+2D। सो वो सिंपली मैं वैल्यू पुट करने वाली हूँ, A+2D = -30°C। सो A+2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू अभी मुझे मिल चुकी है -5। सो -5 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ। जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट की -5 की वैल्यू तो मुझे यहाँ पे A की वैल्यू मिल जाएंगी। A 2 5 -10, माइनस साइन इसकी वजह से -30। सो अभी मुझे A की वैल्यू चाहिए, इसके वजह से साइड में जो -10 है उसे मैं राइट हैंड साइड भेजती हूँ। जैसे मैंने -10 को राइट हैंड साइड लिखती हूँ तो वो हो जाएंगे +10, मतलब कि A की वैल्यू मुझे मिलती है -20°C। सो यहाँ पे मुझे जो मंडे का टेम्परेचर है वो मिल चुका है -20°C। सो ये रहा मंडे का। देन इसके बेस पे मैं ट्यूसडे वेडनेसडे का तो है ही, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का निकाल सकती हूँ। और देखिए मंडे A -20°C, देन ट्यूसडे मतलब कि A+D मतलब कि -20 प्लस -5 माइनस माइनस, अगर दोनों नंबर माइनस माइनस रहे तो माइनस साइन हम बाहर लेते हैं और उनकी होती है एडिशन, मतलब कि -25°C ट्यूसडे का मिल जाएगा। वेडनेसडे का है -30°C ऑलरेडी उन्होंने दिया है। देन थर्सडे है, थर्सडे
3D। A मतलब कि -20, देन +3 मल्टीप्लाई -5 और इनकी एडिशन में करती हूँ तो मुझे मिलती है 30 डिग्री सेल्सियस। थर्सडे के बाद फ्राइडे, और फ्राइडे का भी A + 4D मतलब कि मुझे मिलता है 35। सो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 35 डिग्री फ्राइडे का। और जो है सैटरडे, सो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सैटरडे का मुझे मिल जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे मुझे सारे जो डेज हैं उनकी जो टेम्परेचर है वो मुझे मिल चुका है। वह है मंडे का -20 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे का -25, वेडनेसडे का -30 डिग्री सेल्सियस एंड थर्सडे का 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी यहाँ पे 35 होना चाहिए, थर्सडे का आएगा 35 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पे फ्राइडे का होगा 40 डिग्री सेल्सियस एंड देन यहाँ पे सैटरडे का होगा 45 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंसर्स लिखे हैं, आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे मैंने कैलकुलेशन किए हैं ट्यूसडे का, थर्सडे का, सो उसी तरह से आपको भी फ्राइडे और सैटरडे का कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद आपको यही आंसर मिलेगा 35, 40 एंड 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो यहाँ पे हमें टेम्परेचर्स मिल चुके हैं -20 डिग्री, -25 डिग्री, -30 डिग्री, +35 डिग्री, 40 डिग्री एंड 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो यहाँ पे ये जो सारे आंसर्स हैं वो माइनस आ जाएंगे, क्योंकि माइनस साइन मैं लेना भूल गई फिर से। यहाँ पे माइनस क्योंकि साइन माइनस आ रही है, इसकी वजह से आंसर भी माइनस में आने वाला है। आप देख सकते हो -20 -5, सो यहाँ पे भी -20 और -15, सो -35। उसी तरह से यहाँ पे भी आंसर माइनस में आने वाला है। माइनस वो माइनस साइन में लेना भूल गई थी, सो आप यहाँ पे माइनस साइन ले लेना। ओके, सो इसी तरह से हमारा ये एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो जो लास्ट एग्जाम्पल है आज के प्रैक्टिस सेट का वो हम लर्न करेंगे। ओके, सो लास्ट एग्जाम्पल है, ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम was arranged on land which is in triangular shape. Okay, trees are planted such that in a first row there is one tree, in a second row there are 2 trees, in the third row there are 3 trees and so on. Find the total number of trees in a 25 rows। मतलब कि उन्होंने जो ट्रीज है उनका प्लांटेशन कैसे किया है, इन ट्रायंगुलर शेप। मतलब कि अगर फर्स्ट ट्री यहाँ फर्स्ट रो में है तो सेकंड इसमें 2 ट्रीज, फर्स्ट इसमें फर्स्ट, सेकंड इसमें 2, थर्ड इसमें 3 ट्रीज, 4 इसमें 4। सो ये जो शेप है ये ट्रायंगुलर बन रहा है। मतलब कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे वैसे वैसे A1 जो ट्री है 1 बाय 1 ऐड होती जा रही है। जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, देन 3, 4, 5, 6, ऐसे कितने तक 25 रोज उन्होंने ट्री प्लांट की है। और उन्होंने कहा है ये जो सारे ट्रीज हैं इनका सम कितना आएगा ये हमें बताना है। सो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट रो में 1 ट्री है, सेकेंड रो में 2 ट्री, थर्ड रो में 3 ट्रीज है। सो इसका मतलब हमें उन्होंने एपी प्रोवाइड की है, 1 2 3, ये क्या हुई, एपी है। सो इस एपी का हमें यूज़ करना है और S25 हमें निकालना है, क्योंकि उन्होंने सम पूछा है कि इन सारे इसमें कितने ट्रीज रहेंगे, इन सारे रोज में कितने ट्रीज रहेंगे ये पूछा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या करना है, सम लेना है। इनडायरेक्टली हमें सम वाला जो फॉर्मूला है वह यूज़ करना है। जैसे कि Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 मल्टीप्लाई d। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल्स बहुत ईजी है, सिर्फ आपको जो चीज़ें दी हुई है उसे अच्छे से पढ़ना है और उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उस पर ध्यान देना है। सो जैसे कि मैंने कहा कि ट्रायंगुलर शेप में है, सो द ट्रीज are planted as 1, 2, 3 up to so on।
द अबोव सीक्वेंस इज एन AP. द अबोव सीक्वेंस इज एन AP, मतलब कि ऊपर वाली जो सीक्वेंस है वो क्या है, AP है. AP है मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या हुई, 1. कॉमन डिफरेंस मतलब कि 2 - 1 लेना है. सो हमें पता है कॉमन डिफरेंस हम जो सेकेंड टर्म है उससे में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं. सो यहाँ पे डी भी मुझे मिल चुका है 1 एंड n इक्वल्स टू 25. अभी यहाँ पे मैंने n इक्वल्स टू 25 क्यों कहा है, ये क्यों लिया है, क्योंकि उन्होंने हमें S25 की वैल्यू पूछी है. सो ये जो 25 है यहाँ पे n रहता है, इसका मतलब इनडायरेक्टली n की वैल्यू क्या हुई, 25. ओके, सो हमें ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है और उसमें हम ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, पुट करेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d. ओके, ये रहा हमारा फॉर्मूला और हम अभी 1 बाय 1 इसमें वैल्यू पुट करेंगे. n मतलब कि 25/2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस n मतलब कि 25 - 1 मल्टीप्लाई अगेन 1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो d है उसकी वैल्यू भी 1 है. ओके, सो अभी यहाँ पे S25 इक्वल्स टू 25/2 इन ब्रैकेट 2a मतलब कि 2 1 जा 2, देन प्लस 24 एंड मल्टीप्लाई 1 मतलब कि 24 ही, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेते हैं 24 1 जा 24 ही होते. सो इसका मतलब हम 24 ही लिखने वाले हैं. देन 25/2 प्लस 2, यहाँ पे इन दोनों का अगर मैं ऐड करती हूँ 2 + 24 26 होते हैं. सेम 25/2 मल्टीप्लाई 26, 2 1 जा 2, 2 13 जा 26 मतलब कि 25 मल्टीप्लाई 13. सो S25 13 to 5 जा 65, 6 ऊपर मतलब कि 325. सो S25 का मुझे आंसर मिलता है 325. मतलब कि उस दिन एनवायरनमेंट का जो डे था उस दिन उन्होंने टोटल 325 ट्रीज जो है वो लगाए थे, उनका प्लांटेशन हुआ था. ओके, सो सिंपली हमने फॉर्मूला यूज़ किया और उसमें वैल्यू पुटअप की. ओके, बहुत इजी एग्जाम्पल था. आई होप आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया. सो इसी तरह से यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वह कंप्लीट होता है. देन अभी हम इस जो यूनिट है, जो चैप्टर है, हमने जो देखा अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका जो लास्ट प्रॉब्लम सेट 3 है उसे अभी हम लर्न करेंगे. जैसे प्रॉब्लम सेट हमारा कंप्लीट होगा सो हम नेक्स्ट यूनिट जो रहेगा उसे भी हम अच्छे से लर्न करेंगे. ओके.